A very good afternoon to all of you. So, guys, this is Professor Shazan on behalf of JK Shah classes, and I'm here to discuss the CF amendments which is relevant for the December 2025 examination. So, yes, CF के amendment डिस्कस करना है. सो टोटल आप अगर देखोगे इंस्टीट्यूट का जो सप्लीमेंट आया था ICSI का सप्लीमेंट अप्रॉक्स 34 पेजेस का था, जो 34 पेजेस के अंदर उसमें कुछ अमेंडमेंट आपके जून 25 के भी थे और कुछ दिसंबर 25 के भी थे. सो जून 25 का मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट. बट यस, दिसंबर 25 के वॉट एवर इज द एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स, हम उस सारे अमेंडमेंट को आज डिस्कस करने वाले हैं. अब आप देखोगे कि इसका इंडेक्स, टोटल इसमें जो अमेंडमेंट्स है, टोटल वी हैव 12 अमेंडमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर शीट. सबसे पहला जो अमेंडमेंट आपका ICDR से है, एक अमेंडमेंट आपका ICDR से ये वाला है, एक आपका राइट इशू अमेंड हो चुका है, एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट आ चुका है, एक इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट के अंदर अमेंडमेंट आया है. ये जो 4 अमेंडमेंट है, ये बात करते हैं आपका ICDR रेगुलेशन के अमेंडमेंट. अब उसके बाद AIF चैप्टर से भी अमेंडमेंट आते हैं. पहला ये अमेंडमेंट आ गया, दूसरा CDMDF के अंदर अमेंडमेंट है, और तीसरा AIF अमेंडमेंट रेगुलेशन. तो ये हो गया AIF के 3 अमेंडमेंट. तो ICDR के 4 अमेंडमेंट, AIF के 3 अमेंडमेंट्स. इंटरमीडियरी से एक डिपॉजिट के ऊपर अमेंडमेंट आया है और एक कंप्लायंस ऑफिसर के ऊपर अमेंडमेंट आया है. 2 अमेंडमेंट्स. एंड रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से माइनर अमेंडमेंट है, वन अमेंडमेंट 1 पेजर का अमेंडमेंट है. और डेट फंडिंग से एक अमेंडमेंट आया है, वो भी ESG ग्रीन डेट सिक्योरिटी के ऊपर, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 13 IFSC में किया था. तो ये एक NCS रेगुलेशन से अमेंडमेंट है. इन टोटलिटी वी हैव टोटल 12 अमेंडमेंट्स जो डील करते हैं दिसंबर 25 के लिए. और जून 25 का ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो आया है, तो आप उसको वीडियो को वहाँ से रेफर कर सकते हो. अब सबसे पहला अमेंडमेंट नंबर 1, enhancement in the scope of optional T+0 settlement cycle in addition to T+1. So what is T+1? So basically आपने ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग करने के विद इन 1 वर्किंग डे आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग प्लस 1 डे फॉर सेटलमेंट. दैट इज T+1 जो अभी तक चल रहा था. बट सेबी ने क्या प्रपोज किया कि जो T+1 था उसके एडिशन में आप क्या दो, फ्लेक्सिबिलिटी दो. कौन सी? T+0 की. अब इसका मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टू बी डन ऑन सेम डे. मतलब जिस दिन ट्रेडिंग हो रही है उसी दिन आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे. ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट दोनों अगर एक ही दिन पे हो रहा है, दैट इज वी कॉल एज T+0. तो अब दिसंबर 10 से ये अमेंडमेंट आया था कि जो T+1 था अब उसको कर दो T+0. अब ये किन किन लोग के ऊपर एप्लीकेबल है? द सेबी वाइड दिस सर्कुलर हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ एलिजिबल स्क्रिप्ट्स for trading under T+0 cycle to top 500 scripts. स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है कंपनी, मतलब टॉप 500 कंपनीज को बोला गया है. इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन December 31. व्हाट इज मार्केट कैप? आप निकालते हो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू. जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स आप करोगे मार्केट वैल्यू से, यू विल कम टू नो कि कौन सी कंपनी फर्स्ट पे आती है, कौन सी सेकंड पे आती है. एज पर द मार्केट कैप रिलायंस इज द टॉप 1 कंपनी. तो बेसिकली क्या बोला है कि जो टॉप
500 कंपनीज है, आप उनको दो फैसिलिटी T+0 की, मतलब सेटलमेंट और ट्रेडिंग दोनों सेम डे पे होना चाहिए। स्क्रिप्ट्स शैल बी मेड अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट at the bottom 100 companies out of the 500 companies and gradually include next bottom 100 company every month till top 500 companies are available for trading। मतलब इसका लॉजिक समझना क्या था। सेबी स्टेटेड, सेबी ने क्या स्टेट किया था, टॉप 500 कंपनीज को एज पर मार्केट कैप आप क्या दोगे, T+0 का सेटलमेंट साइकिल। अब लेकिन जो टॉप 500 कंपनीज है उसमें से भी सपोज ये हो गया 100, 200, 300, 400 एंड देन 500, ये हो गया टॉप 500 कंपनीज। तो सबसे पहला सेबी ने बोला है कि जो बॉटम कंपनी है जो 401 से लेके 500 के बीच में फॉल होती है उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा। फिर उसके नेक्स्ट मंथ हम इसको कवर करेंगे, उसके नेक्स्ट मंथ इसको कवर करेंगे, उसके नेक्स्ट मंथ इसको और उसके नेक्स्ट मंथ इसको। तो सेबी रिवर्स जा रहे कि जो पहले नीचे वाली कंपनी आती है 401 से लेके 500 में, आप पहले उसको कवर करो, उसके बाद उसके अपर, उसके अपर, उसके अपर एंड उसके अपर। समझा व्हाट इज द इंटेंशन के पहले बॉटम को कवर करेंगे, बॉटम 100 कंपनीज एंड ग्रेजुअली इंक्लूड द नेक्स्ट बॉटम कंपनीज एंड एवरी मंथ टिल द टॉप 500 कंपनीज आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। अब इसके अंदर एक और अमेंडमेंट है, स्टॉक ब्रोकर्स जो क्या है क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स है, नॉर्मल ब्रोकर्स नहीं, क्वालिफाइड ब्रोकर्स। अब क्वालिफाइड बनने के लिए देयर इज अ क्राइटेरिया कि आपके पास उतने क्लाइंट होने चाहिए। तो अगर आपके पास उतने क्लाइंट है, आप QSB हो एज ऑन December 31, तो आपके पास सिस्टम एंड प्रोसेस होना चाहिए T+0 साइकिल का। इफ़ यू आर क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर तो T+0 का साइकिल का प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। हावेवर अगर कोई न्यू QSB बना है सो वो कब करेगा, विद इन 3 मंथ्स। मतलब जो अर्लियर जो ओरिजिनल थे, जो ओरिजिनल QSB थे वो उनके पास तो मैंडेटरी कि आपके पास तो होना चाहिए प्रोसेस ये सब चीज़ T+0 को फॉलो करने का। ओके अगर आप न्यू हो तो न्यू में बोला कि डायरेक्टली मत फॉलो करो, आपके पास 3 मंथ्स का फ्लेक्सिबिलिटी है। 3 मंथ्स के बाद जैसे आप QSB बने वहाँ से लेके 3 मंथ्स के बाद आपको ये सिस्टम एंड प्रोसेस फॉलो करने। फिर ICDR के अंदर आप कुछ और अमेंडमेंट्स आए। सबसे पहला जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोविजन था और न्यू, तो आप इसको ऐसा रीड करना कि एग्जिस्टिंग क्या था और न्यू में क्या चेंज आए। ICDR will apply to right issue where the aggregate value is 50 करोड़ और मोर। तो पहले क्या दिया था कि ICDR अप्लाई कब होगा, अगर राइट इशू के अंदर इशू साइज कितना है 50 करोड़ और मोर है, ये था अर्लियर। बट आफ्टर द अमेंडमेंट व्हाट दे हैव स्टेटेड कि ICDR will apply to a right issue by the listed issuer। तो इसमें की चेंज क्या है, इशू साइज इज रिमूव्ड नाउ। जो इशू साइज था पहले 50 करोड़ का तब आपके ऊपर एप्लीकेबल करेंगे, वो इशू साइज अब हट चुका है। नाउ एवरी राइट इशू के ऊपर ICDR एप्लीकेबल रहेगा। फिर ये जो प्रोविजो था ये भी पूरा का पूरा ओमिट हो चुका है। सो एंटायर प्रोविजो इज ओमिटेड। जो लिखा था कि अगर आपका 50 CR से कम हुआ तो आपको लेटर ऑफ ऑफर तो फाइल करना पड़ेगा, वो भी अब हट चुका है। सो डायरेक्टली स्ट्रेट प्रोविजन क्या दी है कि राइट इशू विल अप्लाई इवन तो इफ द इशू साइज इज लेस देन 50 करोड़, तो आपके ऊपर राइट इशू एप्लीकेबल रहेगा। अब रेगुलेशन 5.2 के अंदर चेंज है। व्हाट इज 5.2,
5 क्या था, एंटिटीज नॉट एलिजिबल फॉर आईपीओ। तो कौन कौन सी एंटिटीज आईपीओ के लिए एलिजिबल नहीं होती, दैट इज कॉल्ड एज 5(2). Issuer shall not be eligible to make IPO if there are outstanding convertible security or any right which would entitle any person to receive equity shares। ये दिया था 5 के अंदर कि अगर आपके पास कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है तो भाई आप क्या कर सकते हो, आईपीओ नहीं ला सकते। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन भी थे। एक था अगर वो सिक्योरिटी फुल्ली पेड अप है, और अगर आपने ईसॉप दिया है, तो ये दो एक्सेप्शन कवर थे उसमें। अब यहाँ पर क्या दिया है, अ क्लॉज इज इंसर्टेड टू द प्रोविजो, मतलब ये जो दो एक्सेप्शन था इसी के अंदर एक और एक्सेप्शन को ऐड कर दिया है। लेकिन वो कौन सा एक्सेप्शन ऐड किया, लेट्स सी। द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 5(2) shall not apply to outstanding stock appreciation rights granted to the employee pursuant to SARS। मतलब इसमें की चेंज, अर्लियर टू एक्सेप्शंस वर देयर। पहले सिर्फ दो एक्सेप्शन थे, एक था ईसॉप, एक था फुल्ली पेड अप। लेकिन अब क्या हो गया है, नाउ देयर आर 3 एक्सेप्शंस। अब वो 3 एक्सेप्शंस कौन कौन से है, एक है ईसॉप, एक है फुल्ली पेड अप, और एक है स्टॉक अप्रिसिएशन राइट। मतलब अगर आपने किसी एम्प्लॉय को सार्स दिया है तो सार्स भी तो आउटस्टैंडिंग है, तो क्या आप आईपीओ कर सकते हो, यस आप कर सकते हो, बिकॉज अब सेबी ने उसको एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर डाल दिया है। जो सिर्फ पहले ईसॉप तक था, अब वहां पर सार्स को भी ऐड कर दिया है। तो नाउ वी हैव 3 एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। नेक्स्ट अमेंडमेंट, इशूअर अपॉइंट करेगा पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी कंपनी सेक्रेटरी एज कंप्लायंस ऑफिसर हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द कंप्लायंस। अब 23 और 121 के अंदर क्या दिया था, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज। याद है, लीड मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा हुए तो रोल प्री डिटरमाइन करो, एटलीस्ट एक तो एसोसिएट नहीं चाहिए, अगर एसोसिएट है तो उसका रोल मार्केटिंग तक का रहेगा। इसे हमने देखा था रेगुलर लेक्चर के अंदर। देन आप अदर इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट करोगे, एग्रीमेंट में एंटर करोगे, मल्टीपल थिंग्स, देन बैंकर्स, रजिस्ट्रार। तो अब उसी में कंप्लायंस ऑफिसर का लास्ट पॉइंट था, तो उसमें चेंज क्या है, अर्लियर सिर्फ ये लिखा था वहां पर कि कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करो, लेकिन कंप्लायंस ऑफिसर कौन बन सकता है वो नहीं लिखा था। तो अब सेबी ने क्या इंसर्ट कर दिया, ये लाइन कि एनी पर्सन जो क्या है क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है, वही पर्सन बन सकता है क्या, कंप्लायंस ऑफिसर। जो पहले सिर्फ कंप्लायंस ऑफिसर तक था लिखा था, बट अभी पर्सन क्वालिफाइड टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी कैन बी कंप्लायंस ऑफिसर, ये पैराग्राफ को ऐड कर दिया है। तो वन मोर माइनर अमेंडमेंट है। नेक्स्ट, DOD file with SEBI shall be made public for comments for at least 21 clear days from the date of filing। अब इसका आई विल टेल यू क्या था, पहले देखना आप लोग यहाँ पे, ये अर्लियर था, ये कंपनी है, ये सेबी है। कंपनी ने फाइल किया सेबी को ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, फिर जैसे ही आपने फाइल किया आपने अपलोड कर दिया वेबसाइट पे फॉर पब्लिक कमेंट्स। लेकिन जो वेबसाइट पे आप अपलोड करते हो 21 डेज के लिए, बराबर, कि आपको 21 दिन के लिए वेबसाइट पे अपलोड करना है, तो ये जो 21 दिन थे ये काउंट कब से होते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। जब से फाइलिंग किया तब से ये काउंट होगा।
लेकिन अब इसके अंदर चेंज क्या आ गया है, ये कंपनी है, ये सेबी है। कंपनी ने सेबी को दिया ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो और आपने सपोज वेबसाइट पे अपलोड किया फॉर पब्लिक कमेंट्स, फिर अगर आपको याद होगा तो कंपनी करती है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, कब करती है, एनी आइडिया, 2 वर्किंग डेज में करते हैं, बराबर। सो कंपनी करती है 2 वर्किंग डेज में न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। तो ये जो मेरा 21 डेज वाला कमेंट्स है ना, देखना आप लोग यहाँ पे, यहाँ से काउंट होगा। 21 days shall be counted from public announcement in newspaper। सो अर्लियर क्या था, अर्लियर था कि 21 दिन आपके काउंट हो गए जब से आपने फाइल किया, पब्लिक कमेंट्स के 21 दिन। अब न्यू में क्या दिए कि जो पब्लिक कमेंट के 21 दिन है वो तो 21 दिन रहेंगे, बट वो काउंट कब से होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। तो जो यहाँ पर चीज दी थी फाइलिंग से काउंट करोगे, वो यहाँ पे हो गया पब्लिक अनाउंसमेंट से काउंट करोगे। एक बार रीड कर लो उसको, कब से काउंट करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट अमेंडमेंट, अर्लियर क्या था, अगर इशूअर ने प्राइस बैंड को डिस्क्लोज नहीं करा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो आप फ्लोर प्राइस या प्राइस बैंड दोगे, कब दोगे, अगर आईपीओ है तो 2 वर्किंग डेज पहले, एफपीओ है तो 1 वर्किंग डे पहले, या तो 2 या तो 1 वर्किंग डे पहले। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि नाउ आपको फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड डिस्क्लोज कब करना होगा, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। मतलब जो टाइम पहले दो बाइफर्केशन में था कि आईपीओ में 2 करेंगे, एफपीओ में 1 वर्किंग डे पहले करेंगे प्राइस बैंड को डिस्क्लोज, अब उसको सिंगल कंस्टेंट रख दिया है विच इज 2 वर्किंग डेज। सो यहाँ पर नाउ ओनली वन टाइम इज देयर विच इज 2 वर्किंग डेज बिफोर ओपनिंग। जब से इशू ओपन होने वाला है उसके 2 वर्किंग डेज पहले आप क्या करोगे, प्राइस बैंड को डिस्क्लोज कर दोगे, सिंपल। Issuer shall ensure that all the transaction by the promoters and promoters groups कब से, between the date of filing of draft of a document and the date of closure, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन किया फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, फाइलिंग से लेके इशू क्लोजिंग तक, इसके बीच में अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो आप उसको रिपोर्ट कब करते हो, विद इन 24 आवर्स। ये आपका ऑलरेडी मॉड्यूल में दिया था, अगर आपको याद होगा तो पीछे आपके 3 टॉपिक्स थे। तो 3 टॉपिक्स के अंदर एक था रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर एक था लीड मैनेजर वो रिपोर्ट फाइल करते हैं आफ्टर द इशू क्लोजिंग विद इन 7 डेज समथिंग, फिर एक था रेस्ट्रिक्शन कि आप फर्दर इशू नहीं लाओगे। तो उसमें एक टॉपिक था कि प्रमोटर ने अगर कोई ट्रांजेक्शन किया बिटवीन द डेट ऑफ फाइलिंग से लेके क्लोजर तक, तो इसके बीच में कोई अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो वो रिपोर्ट कब करोगे, विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। अब इसके अंदर क्या आ गया, इन एडिशन, मतलब ये रिक्वायरमेंट तो अभी भी है लेकिन इसके साथ कुछ चीज ऐड हो गई है। कौन सी चीज ऐड हुई है, देखना, एनी प्रपोज प्री आईपीओ प्री ऑफर प्लेसमेंट डिस्क्लोज इन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट शैल बी रिपोर्टेड टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 24 आवर्स। सिंपल फंडा दिया है कि प्री ऑफर प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या होता है,
समझो अगर कंपनी आईपीओ ला रही है, आईपीओ लाने से पहले अगर आपने शेयर्स किसी और को दिया, किसी प्रमोटर को दिया, किसी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को दिया, किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दिया, सो आईपीओ आने से पहले अगर शेयर्स किसी और को मिला है तो आप रिपोर्ट करो विद इन 24 आवर्स ऑफ सच ट्रांजेक्शन। शेयर्स getting before IPO, report the same within 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट करना मैंडेटरी दिया है। अब सी वी हैव डन 5 पेजेस। अब राइट्स इशू के अंदर कुछ मेजर अमेंडमेंट है, देखना आप लोग लाइन से। सबसे पहला हमने डिस्कस किया था इशू साइज इज नाउ ओमिटेड। जो पहले इशू साइज था कि 50 करोड़ क्रॉस हुआ तो एप्लीकेबिलिटी टच होगी, अब वो ब्रीच हो चुका है। अब एवरी इशू सेबी के कवर में आता है। एन इशूअर शैल नॉट बी एलिजिबल इफ द इक्विटी शेयर्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम ट्रेडिंग। ये न्यू ऐड हुआ है कि अगर आपकी शेयर्स सस्पेंडेड है ट्रेडिंग करने से तो आप राइट इशू नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ पर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और ऑफर डॉक्यूमेंट लिखा था उसको सब्सटीट्यूट कर दिया है ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर से एंड द लेटर ऑफ ऑफर से। सो डीओडी को सब्सटीट्यूट कर दिया ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर से, ऑफर डॉक्यूमेंट को सब्सटीट्यूट कर दिया लेटर ऑफ ऑफर से। सिंपल, जहाँ पर डॉक्यूमेंट आ रहे हैं वहाँ पे लेटर ऑफ ऑफर कर दो। फोर्थ अमेंडमेंट, अगर इशूअर प्रमोटर डायरेक्टर क्या है विलफुल डिफॉल्टर है तो क्या आप कर सकते हो? यस, तो भी आप राइट इशू कर सकते हो। लेकिन प्रमोटर जो रिनाउंस करते हैं अपना राइट, वो रिनाउंसिएशन कर सकते हैं विद इन द प्रमोटर ग्रुप। इतना आपको पार्ट ऑलरेडी बुक में दिया था कि आप रिनाउंसिएशन करोगे विद इन द प्रमोटर ग्रुप। बट इसमें चेंज क्या आया है कि प्रमोटर ग्रुप के साथ साथ आप रिनाउंसिएशन कर सकते हो स्पेसिफिक इन्वेस्टर को भी। अब स्पेसिफिक इन्वेस्टर क्या होता है उसका टोटल वी हैव इन डिटेल कॉन्सेप्ट रेगुलेशन 77 कैपिटल बी। तो इसमें क्या था कि प्रमोटर चाहे तो रिनाउंसिएशन कर सकता है, प्रमोटर ग्रुप में रिनाउंसिएशन करेगा या तो स्पेसिफिक इन्वेस्टर को रिनाउंसिएशन करेगा। देन नेक्स्ट माइनर अमेंडमेंट है क्या, प्राइस फिक्स करो इन कंसल्टेशन विथ स्टॉक एक्सचेंज। पहले था लीड मैनेजर, अब आ गया स्टॉक एक्सचेंज। 74(3) एंड द प्रोविजो हैज बीन ओमिटेड। अब उसमें क्या दिया था, सब्जेक्ट टू कंडीशन डेट issuer may make reservation for employees subject to condition that the value of allotment to any employee shall not exceed 2 lakhs rupees, provided that in the event of under subscription the value of 2 lakh may be extended subject to value of not exceeding 5 lakh। ये पूरा का पूरा जो प्रोविजन था उसको सेबी ने रिमूव कर दिया है, ओमिटेड, कि आप रिजर्वेशन कर सकते हो अप टू 2 लाख, लेकिन अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया तो आप जिसने ओवर सब्सक्राइब की एप्लीकेशन किया था आप उसको एक्स्ट्रा अलॉटमेंट कर सकते हो मोर देन 2 लाख, बट अप टू 5 लाख जो पूरा का पूरा सेबी ने ओमिट कर दिया है। सो ये जो वर्ड है ओमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा प्रोविजन गया यहाँ से। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसमें साथ क्या रहेगा, लेटर ऑफर रहेगा। सो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लेटर ऑफ ऑफर साथ में अटैच होगा। 81(2) को भी ओमिट किया था, जो क्या बोलता है
अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन उसको भी निकाल दिया। मॉनिटरिंग एजेंसी इज नॉ मैंडेटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द इशू साइज, मतलब मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। लाइक अगर आपका इशू साइज 100 करोड़ हो या नहीं हो, नाउ आपको मैंडेटरी है कि आप अपॉइंट करोगे राइट इशू में। अगर आप राइट इशू कर रहे हो तो प्रोसीड्स को चेक मत करो, लेकिन मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। तो बेसिकली मॉनिटरिंग एजेंसी क्या करती है, आपका जो इशू है उसको चेक करती है कि आपने प्रॉपरली पैसे को यूज़ किया है या डिविएट किया है। सो कब तक यूज़ करती है, टिल आप फुल्ली उसको यूटिलाइज नहीं करते हो, और रिपोर्ट देती है बोर्ड को, और बोर्ड वो रिपोर्ट देते हैं पब्लिक को विद इन 45 days फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। राइट इशू मे बी ओपन विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड। right issue shall be kept open for subscription as may be specified and no withdrawal shall be permitted। बराबर, आप विड्रॉ नहीं कर सकते आफ्टर द इशू क्लोजिंग डेट। तो पहले यहाँ पे दिया था, अगर आपको याद होगा तो मिनिमम 7 days, 30 days, ये सब टाइम दिया था। बट अब वो क्या हो गया है कि सेबी जो टाइम बोलेगा आपको वो कंप्लाई करना है। अब सेबी ने कुछ दिया नहीं अपने को, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो आप क्या लिखोगे, सेम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड आप विड्रॉ कर सकते हो या नहीं, आप कभी भी एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं कर सकते आफ्टर द इशू क्लोजिंग डेट। फिर फास्ट ट्रैक राइट इशू को भी ओमिट कर दिया है। देखना यहाँ पे राइट इशू का एनालिसिस। सबसे पहला, इशू साइज ऑफ 50 करोड़ इज रिमूव्ड। इशू साइज को रिमूव कर दिया है, सिंपल पहला अमेंडमेंट। फिर आप एलिजिबल नहीं हो राइट इशू के लिए अगर क्या है, इफ द इक्विटी शेयर्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम ट्रेडिंग। अगर शेयर्स ट्रेडिंग से सस्पेंडेड है तो आप राइट इशू नहीं कर सकते। थर्ड क्या था, रिनंसिएशन। आप रिनंसिएशन कर सकते हो इफ अगर विलफुल डिफॉल्टर हो आपके इशूअर या आप प्रमोटर डायरेक्टर अगर विलफुल डिफॉल्टर हो तो आप राइट इशू कर सकते हो, लेकिन रिनंसिएशन करोगे सिर्फ अपने प्रमोटर ग्रुप में। ये था एग्जिस्टिंग, अपने एग्जिस्टिंग प्रमोटर ग्रुप में करोगे रिनंसिएशन। लेकिन इसके साथ साथ एक और वर्ड को ऐड कर दिया जो क्या बोलता है, स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स, मतलब आप इनको भी रिनंसिएशन कर सकते हो। देन फोर्थ अमेंडमेंट, इशू प्राइस को फिक्स करो इन टर्म्स एंड कंसल्टेशन विथ स्टॉक एक्सचेंज। फिर अब कुछ चीज ओमिट हो गई थी। सबसे पहला एक पॉइंट था रिजर्वेशन का, 2 लाख, देन 5 लाख, उसको हटा दिया। एक पॉइंट था अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन, उसको हटा दिया। एक पॉइंट था फास्ट ट्रैक राइट इशू, उसको हटा दिया। देन कुछ चीज मैंडेटरी भी किया है। मैंडेटरी क्या कर दिए, एक तो मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, इशू साइज रेलेवेंट नहीं अपना मैंडेटरी अपॉइंट करो। और क्या इसमें अपना मिस हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप क्या अटैच करोगे, लेटर ऑफ ऑफर। फिर दो चीज आपको सेबी बताएगा, एक तो पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ इशू। ये था एज मे बी स्पेसिफाई बाय द
सेबी। तो ये थे कुछ राइट इशू के अमेंडमेंट। क्विकली रिवाइज करते, इशू साइज को ओमिट कर दिया है। अगर आपके शेयर्स सस्पेंडेड है तो आप राइट इशू नहीं कर सकते। अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो तो आप रिनाउंसिएशन करोगे अपने प्रमोटर ग्रुप में, और स्पेसिफिक इन्वेस्टर को इशू प्राइस आप करोगे फिक्स एज पर स्टॉक एक्सचेंज। 3 चीज ओमिट किया था, रिजर्वेशन, अंडर राइटिंग, फास्ट ट्रैक। 2 चीज मैंडेटरी किया था, मॉनिटरिंग एजेंसी, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या दोगे, लेटर ऑफ ऑफर। सेबी 2 चीज आगे जाके प्रिस्क्राइब करेगा, पीरियड एंड टाइम ऑफ ओपनिंग। ये हो गया था राइट इशू का अमेंडमेंट्स। अब राइट इशू के अंदर और भी अमेंडमेंट है। सबसे पहला, रेगुलेशन नंबर 69 इशूवर अपॉइंट करेगा इंटरमीडियरीज को, जो क्या है, रजिस्टर्ड है विथ सेबी। इशूवर एंटर करेगा एग्रीमेंट में किसके साथ, जो जो इंटरमीडियरी को उसने अपॉइंट किया उसके साथ एग्रीमेंट में एंटर करो। प्रोवाइडेड दैट द एग्रीमेंट में इंक्लूड एनी अदर क्लॉज विदाउट डिमिनिशिंग और लिमिटिंग द लाइबिलिटी। आप कभी भी इंटरमीडियरी की लाइबिलिटी खत्म नहीं कर सकते। बैंकर को अपॉइंट करो, रजिस्ट्रार को अपॉइंट करो, लेकिन अगर इशूवर खुद रजिस्ट्रार है तो वो अपने आप को एज अ रजिस्ट्रार अपॉइंट नहीं कर सकता। सपोज अगर कंपनी ए है जो रजिस्ट्रार भी है, तो क्या कंपनी ए अगर राइट इशू ला रही है तो क्या वो खुद को रजिस्ट्रार बना सकती है? नहीं, रजिस्ट्रार हैज टू बी अ इंडिपेंडेंट पर्सन। ये आपका पहले आईपीओ और एफपीओ के अंदर था, बट अभी उसको राइट इशू के अंदर भी एड ऑन कर दिया है। यहाँ पे एक नोट दिया है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम केस स्टडी। सेबी डिस्पेंस विथ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर। तो पहले क्या था कि आप जब इंटरमीडियरी को अपॉइंट करोगे तो उसमें मर्चेंट बैंकर तो था मैंडेटरी, यू हैव टू अपॉइंट मर्चेंट बैंकर एज अ लीड मैनेजर, जो मैंडेटरी था। बट अब मर्चेंट बैंकर की जो रिक्वायरमेंट थी, जो मैंडेटरी थी, अब उसको हटा दिया है, तब उसको डिस्पेंस कर दिया है। तो इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग मर्चेंट बैंकर, आप इन सबको अपॉइंट कर सकते हो। पहला इंटरमीडियरीज, दूसरा एग्रीमेंट करो, एग्रीमेंट के अंदर उनकी लायबिलिटी खत्म नहीं हो वो चेक करो। थर्ड बैंकर अपॉइंट करो, एंड फोर्थ रजिस्ट्रार को अपॉइंट करो। लेकिन अगर कंपनी खुद रजिस्ट्रार है तो वो अपने आप को रजिस्ट्रार नहीं बना सकती। तो सिंपल, आई से इंटरमीडियरी, ए से एग्रीमेंट, बी से बैंकर और आर से रजिस्ट्रार। तो साथ में बोलना IABR। आई फॉर इंटरमीडियरी, ए फॉर एग्रीमेंट, बी फॉर बैंकर, आर फॉर रजिस्ट्रार। अब आप डिस्क्लोजर क्या दोगे ड्राफ्ट लेटर ऑफर में? इट विल कंटेन ऑल मटेरियल डिस्क्लोजर, जो क्या है, ट्रू है एंड एडुकेट है। शेड्यूल 6 पार्ट बी कंप्लाई करोगे आप लोग। और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दैट शुड नॉट बी 6 months ओल्डर फ्रॉम द इशू ओपनिंग डेट। अगर आपके प्रमोटर विलफुल डिफॉल्टर है वो डिस्क्लोज करो। राइट्स इंटाइटलमेंट का प्रोसेस डिस्क्लोज करो। ये सब बेसिकली आपका अमेंडमेंट्स था। सो हम कहाँ पर थे, ये देख लिया हमने। ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर के अंदर डिस्क्लोजर क्या क्या रहेंगे। अब उसका फाइलिंग के ऊपर आते हैं कि आपको ये फाइल करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज को आप ये फाइल करोगे तो स्टॉक एक्सचेंज को आप साथ में क्या दोगे? अगर वो इंडिविजुअल है तो पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट नंबर। लेकिन अगर वो बॉडी कॉरपोरेट है तो पैन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर तो रहेगा, बट पासपोर्ट की जगह पे व्हाट दे विल इनकॉर्पोरेट, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और आरओसी का एड्रेस। इफ द इशू इज ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, आपको क्या चाहिए? डिबेंचर ट्रस्टी से चाहिए ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट। लेटर ऑफ ऑफर को आप फाइल करोगे स्टॉक एक्सचेंज में, और आप फाइल करोगे सेबी को फॉर डिससेमिनेशन ऑन द सेबी वेबसाइट। Issuer shall ensure that draft letter of offer and the letter of offer
जो वेबसाइट पे ऑलरेडी है उसका कंटेंट एंड जो आपने फाइल किया सेबी को उसका कंटेंट, द कंटेंट शुड बी द सेम। जो आपने वेबसाइट पे अपलोड किया और जो आपने सेबी को फाइल किया, दोनों का कंटेंट शुड बी द सेम, सेम कंटेंट रहेगा। और आप कॉपीज किसको दे सकते हो? पब्लिक को। अगर उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपसे, तो आप थोड़ा पैसे रीजनेबल अमाउंट चार्ज करके उनको हार्ड कॉपी भी दे सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर ऑफर, आप ये ट्राई करोगे बिफोर द ओपनिंग आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, सेम था आईपीओ के अंदर। लेटर ऑफ ऑफर को डिस्पैच करोगे होल्डर्स को, कब करोगे डिस्पैच? 3 डेज पहले ओपनिंग के। और जिसने रिक्वेस्ट मांगा उसको आप दोगे हार्ड कॉपी में। अब देखना यहाँ पर कंपनी है और सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज है। अब सबसे पहला कंपनी देगा स्टॉक एक्सचेंज को ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर। अब ड्राफ्ट लेटर ऑफर आप दोगे स्टॉक एक्सचेंज को, तो उसके अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर रहेगा? एक रहेगा मटेरियल डिस्क्लोजर, एक रहेगा शेड्यूल 6 का जो हमने पढ़ा। शेड्यूल 6 के अंदर भी आपको कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती है। शेड्यूल 6 का पार्ट बी ये रहेगा। अगर आपके प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है तो रहेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था? नॉट मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड, 6 महीने पुराने नहीं रह सकते। एंड लास्ट इसमें एक और चीज रहेगी, राइट्स इंटाइटलमेंट्स कैसे क्रेडिट करोगे उसका प्रोसेस। तो मटेरियल डिस्क्लोजर दोगे, शेड्यूल 6 कंप्लाई करोगे, विलफुल डिफॉल्टर हुआ तो एडिशनल डिस्क्लोजर रहेंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 मंथ से ज़्यादा का ओल्ड नहीं होगा, राइट्स एंटाइटलमेंट कैसे क्रेडिट होते हैं उनका प्रोसेस लिखा रहेगा। किसको दोगे? स्टॉक एक्सचेंज को। साथ में आपकी दो पॉसिबिलिटी थी, इफ द पर्सन इज इंडिविजुअल एंड इफ द पर्सन इज बॉडी कॉर्पोरेट। अगर आपकी कंपनी का जो प्रमोटर है अगर वो इंडिविजुअल है तो आपको चाहिए एडिशनल 3 डॉक्यूमेंट्स। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी चाहिए एडिशनल 3 डॉक्यूमेंट्स। अब उसमें क्या आता है? पैन, बैन, पासपोर्ट। यहाँ पर क्या था? पैन, बैन, लेकिन सीआरएन नंबर और एक और नया ऐड हुआ था एड्रेस ऑफ आरओसी। मतलब आप ये सबमिट करोगे स्टॉक एक्सचेंज को अलोंग विथ लेटर ऑफ ऑफर। क्या? अगर वो इंडिविजुअल है पैन, बैन, पासपोर्ट। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है पैन, बैन, सीआरएन एंड एड्रेस ऑफ आरओसी। इतना समझा आपको? अब क्या था? पब्लिक कमेंट्स के लिए सेबी को भी फाइल करोगे, स्टॉक एक्सचेंज को भी रखोगे, ये हो गया। फिर एक और इसमें पॉइंट था कि अगर आपने इशू किया था कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी का तो आपको क्या चाहिए उस केस में? ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट चाहिए। किससे चाहिए? फ्रॉम डिबेंचर ट्रस्टी। सो अगर आपने कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया तो क्या चाहिए? ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट चाहिए डिबेंचर ट्रस्टी से।
फिर आप ये साइमल्टेनियसली फाइल करते हो सेबी को भी, आपने स्टॉक एक्सचेंज को दिया, आपने सेबी को दिया, फिर आप ये डॉक्यूमेंट किसी पब्लिक को दे सकते हो। मतलब अगर पब्लिक बाय चार्जिंग रीजनेबल फीस, आप रीजनेबल फी लेके पब्लिक को भी दे सकते हो डॉक्यूमेंट्स। फिर आपका जो फाइनल रहता है लेटर ऑफ ऑफर, वो आप कब डिस्पैच करोगे? कम से कम 3 days बिफोर द ओपनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज ये है पब्लिक और ये है कंपनी, तो कंपनी इनको देगी फाइनल लेटर ऑफ ऑफर, लेकिन कब देगी? एटलीस्ट 3 working days बिफोर द ओपनिंग। जब भी इशू ओपन होगा उसके 3 working days पहले आप क्या दोगे? फाइनल एलओ। किसको? पब्लिक को दोगे। इतना हो गया राइट इशू का अमेंडमेंट्स। अब आता है स्पेसिफिक इन्वेस्टर। अब ये न्यू कॉन्सेप्ट है, देखना यहाँ पे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, स्पेसिफिक इन्वेस्टर मीन्स हु इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द राइट इशू। अब इसको भी राइट इशू के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया कि जो पर्सन राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड whose name has been disclosed in terms of 84(1)(fi and 84(1)(f)(2)। अब देखना 1(fi) के अंदर क्या दिया है? where promoter is renouncing their rights entitlement। अगर आपने ऊपर नोटिस किया होगा तो यहाँ पे एक वर्ड था स्पेसिफिक इन्वेस्टर, बराबर के प्रमोटर रिनंजिएट कर सकते हैं अपने प्रमोटर ग्रुप में, और वो चाहे तो स्पेसिफिक इन्वेस्टर को भी रिनंजिएशन कर सकते हैं। तो 84(1)(fi) के अंदर क्या दिया कि प्रमोटर ने जिस पर्सन को रिनंजिएट किया तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक इन्वेस्टर। एंड 84(1)(f)(2) के अंदर क्या दिया है? वेयर issuer is intending to allot under subscription portion to any person। अगर राइट्स इशू के अंदर कुछ अंडर सब्सक्रिप्शन बच गया आफ्टर अलॉटिंग टू द एप्लीकेंट जिसकी एप्लीकेशन आई थी, आफ्टर रिनंजिएशन विद इन द प्रमोटर ग्रुप, अगर फिर भी कुछ बच गया तो इशूवर बोल रहा है कि जो अंडर सब्सक्राइब है हम देंगे स्पेसिफिक इन्वेस्टर को। तो 84(1)(fi) के अंदर था डायरेक्टली प्रमोटर रिनंजिएट कर रहा है, और 84(1)(f)(2) के अंदर के इशूवर अपना अंडर सब्सक्रिप्शन दे रहा है स्पेसिफिक इन्वेस्टर को। द एप्लीकेशन बाय द स्पेसिफिक इन्वेस्टर कब देंगे बोलो? इशू ओपनिंग के पहले दिन। कब देंगे? बिफोर 11 AM, मतलब आपको 11 बजे से पहले डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। आपने डिस्क्लोज किया इशूवर को, इशूवर देगा किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। कब देगा? बाय 11:30 AM। तो कंपनी ने, मतलब सबसे पहला इन्वेस्टर ने कंपनी को दिया 11 बजे के पहले डिस्क्लोजर के मैं हूँ स्पेसिफिक इन्वेस्टर, इशू ओपनिंग के पहले दिन। फिर कंपनी ने 11 साढ़े 11 बजे डिस्क्लोज किया स्टॉक एक्सचेंज को। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एप्लीकेशन आ गई थी स्पेसिफिक इन्वेस्टर से तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता। फिर आपका आईडीआर के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट्स था। एक था आईपीओ, अगर आ रहा है आईडीआर का, था राइट इशू। व्हाट इज आईडीआर? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। लाइक जैसा हम इशू करते हैं एडीआर जीडीआर, तो वैसा अगर वो लोग इशू करेंगे दैट इज कॉल्ड एज आईडीआर। अब आईडीआर में क्या होते हैं? बेसिकली वहाँ वो लोग इशू करते हैं इंडिया में, तो उसमें प्रोविजन क्या दिया है कि पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी एज कंप्लायंस ऑफिसर,
पर्सन क्वालिफाइड टू बी कंपनी सेक्रेटरी एज कंप्लायंस ऑफिसर। तो कुछ माइनर अमेंडमेंट है, बस जो कंप्लायंस ऑफिसर लिखा था पहले, अब वो कंप्लायंस ऑफिसर कौन रहेगा, ऐसा पर्सन जो क्या है, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। और कंप्लायंस ऑफिसर क्या काम करता है, कंप्लायंस करता है सिक्योरिटी लॉ का और इन्वेस्टर ग्रीवियंस को चेक करता है। कंप्लायंस करता है सिक्योरिटी लॉ का और इन्वेस्टर ग्रीवियंस चेक करता है। सो यहाँ पर भी दिया है टेरिटोरियल लिमिट्स, मतलब वो विद इन द इंडिया काम करेगा कंप्लायंस ऑफिसर। तो एक कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक इन्वेस्टर who intends to apply इन द राइट इशू, जिसको राइट इशू में अप्लाई करना है, और whose नेम अपीयर एक था रेगुलेशन 84(1)(f)(1) और एक था रेगुलेशन 84(1)(f)(2), दो था। अब ये जो पर्सन है ना, एप्लीकेशन कब करेगा, एप्लीकेशन करेगा कम से कम बिफोर 11 AM को, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इशू ओपनिंग। किसको करेगा एप्लीकेशन, इशूअर को। फिर जैसी इशूअर को एप्लीकेशन आ गई, इशूअर किसको इन्फॉर्म करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को। कब करेगा, बाय 11:30 AM। तो 11 बजे एप्लीकेशन इशूअर को, इशूअर देगा स्टॉक एक्सचेंज को 11:30 बजे। नो विड्रॉवल इज अलाउड। फिर था 2 माइनर अमेंडमेंट्स थे, एक था राइट्स इशू ऑफ आईडीआर और एक था आईपीओ ऑफ आईडीआर। दोनों में अमेंडमेंट्स एक ही था कि कंप्लायंस ऑफिसर कौन बन सकता है, पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी कैन बी कंप्लायंस ऑफिसर। ये सिंपल अमेंडमेंट है राइट इशू में और आईपीओ में आईडीआर के। अब प्राइवेट फंडिंग के अमेंडमेंट्स है, कुछ 3 अमेंडमेंट्स है। उसके पहले हम अमेंडमेंट करते हैं इंटरमीडियरीज के। सबसे पहला, अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट के अंदर अमेंडमेंट आया है। डिपॉजिट्स नेटवर्थ कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। अब क्या था कि पहले क्या था कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो या नॉन इंडिविजुअल हो, तो उनके पास कुछ नेटवर्थ था जो 5 लाख 50 लाख का दिया था कि इतना आपको नेटवर्थ, नेट टेंजिबल एसेट आपको मेंटेन करना है। अब लेकिन वो बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग द नेटवर्थ, नेटवर्थ की जगह पे आप क्या मेंटेन करोगे, डिपॉजिट्स। तो पहला पॉइंट तो ये, आप डिपॉजिट मेंटेन करो, जो सेबी आपको बोलेगा। डिपॉजिट किसके साथ मेंटेन करोगे, शेड्यूल बैंक के साथ मेंटेन करोगे, एज अ लीन, लीन में मेंटेन करोगे, मतलब चार्ज वगैरह फॉर्म में, इन फेवर ऑफ द कंपनी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट। मतलब कोई कंपनी के फेवर में करोगे, जो कंपनी का कौन बताएगा, सेबी विल स्पेसिफाइड। सो चैप्टर 17 का अमेंडमेंट्स था इंटरमीडियरीज का, विच वी आर डिस्कसिंग। एक तो ये था डिपॉजिट्स का, डिपॉजिट कर दिया है सब्सटीट्यूट, जो नेटवर्थ था अब डिपॉजिट हो चुका है। फिर आप उस डिपॉजिट को कहाँ पे यूज़ करोगे, अगर कुछ आपके ऊपर केस हो गया, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो गई, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग हो गई, ओडीआर हो गया, तो वहाँ पर आप डिपॉजिट को यूज़ करोगे। और कंप्लायंस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट इज नाउ मैंडेटरी। मतलब क्या बोल रहे, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नॉन इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, नॉट इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है।
और रिसर्च एनालिस्ट क्या अपॉइंट करेंगे, या तो कंप्लायंस ऑफिसर या तो कोई ऐसा इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जो क्या है मेंबर है किसका, ICAI का, ICSI का और कॉस्ट अकाउंटेंट का, और मेंबर है एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी का एज मे बी स्पेसिफाई बाय द बोर्ड प्रोवाइडेड सच प्रोफेशनल होल्ड्स अ रेलेवेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम NISM। मतलब सर्टिफिकेट किसका चाहिए आपको, NISM का। हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस। तो या तो आप कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करो या तो किसी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को अपॉइंट करो, लेकिन कौन सा प्रोफेशनल, मेंबर ऑफ ICAI, ICSI और ICWAI, और साथ में किसका सर्टिफिकेट चाहिए, NISM का चाहिए। Where independent professional is appointed, the principal officer shall submit undertaking to the board टू द अफेक्ट दैट प्रिंसिपल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब अगर आपने अपॉइंट किया है इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी, प्रिंसिपल ऑफिसर की आएगी। तो इसमें दो ही अमेंडमेंट था, एक था नेटवर्थ को कर दिया है डिपॉजिट, डिपॉजिट मेंटेन करो शेड्यूल बैंक के साथ, लीन मेंटेन करो किसी कंपनी के फेवर मेंटेन करो, और डिपॉजिट अवेलेबल रहेगा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग वगैरह में। फिर तक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करो या तो कोई अदर पर्सन मतलब इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जो क्या है मेंबर ऑफ ICAI, ICSI, ICMAI प्लस NISM का सर्टिफिकेशन। अगर वो अपॉइंट हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी, प्रिंसिपल ऑफिसर की आएगी। अब रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर से दो ही अमेंडमेंट है, एक था आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी कब फिल करनी होती है, ट्रस्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉक इन यूनिट्स वो स्पेसिफाई किया है। अब वो क्या स्पेसिफाई किया है आपने को दिया नहीं है। और देर इज अ रिवाइज रूल, सेम यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट की वैकेंसी का रिवाइज रूल आ गया, न्यू शेड्यूल इंसर्ट हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्टी को लेके। तो कुछ कुछ चीज़ बस बेसिक अमेंडमेंट है, कितना पढ़ना नहीं, डिटेल में नहीं दिया है। फिर नॉन फंड बेस, बिफोर गोइंग टू द डेट फंडिंग हम करते हैं अमेंडमेंट AIF का। अब AIF का मेजर अमेंडमेंट है, सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रो रेटा एंड पेरी पैसू राइट मेंटेन करने। व्हाट इज प्रो रेटा, इक्वल टू द शेयर, पेरी पैसू इक्वलिटी। मतलब आपको प्रो रेटा पेरी पैसू राइट देने हैं सारे इन्वेस्टर को, ये हो गया जनरल रूल। लेकिन ये आपका जो रूल है ये दो केस में एप्लीकेबल नहीं है। कौन से दो केस, पहला अगर आपने किसी इन्वेस्टर को एक्सक्यूज किया या एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, एक्सक्यूज वाला केस, और सेकंड इन्वेस्टर हैज डिफॉल्टेड टू कमिट द प्रो रेटा कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखना, सपोज एक AIF है, AIF इन्वेस्ट करती है ड्रग्स में, AIF इन्वेस्ट करती है वेपन्स में। अब देयर आर 3 इन्वेस्टर A B C, तो आपने तीनों से पैसा लिया और आपने सोचा कि ड्रग्स या जो कंपनी वेपन बनाती है हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अब सपोज AIF के 3 इन्वेस्टर थे, मिस्टर A और B को दिक्कत है वो इन्वेस्टमेंट से। मिस्टर A एंड B ने बोला कि नो, आप अगर हमसे पैसा ले रहे हो तो हमारा पैसा आप वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो कैन आई से अब मिस्टर C का पैसा आपने वहाँ इन्वेस्ट किया, तो क्या मिस्टर ABC को प्रो रेटा राइट मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज उन्होंने उनका इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में करने से मना कर दिया। मीन्स दे आर द एक्सक्यूज इन्वेस्टर, देयर इन्वेस्टमेंट इज एक्सक्यूज इन्वेस्टमेंट और वी कैन से एक्सक्लूडेड इन्वेस्टमेंट। तो अगर किसी पर्सन ने इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया वहाँ पर, तो आप उसका इन्वेस्टमेंट तो नहीं करोगे और उसको प्रो रेटा राइट भी नहीं मिलेगा। तो एक्सक्यूज केस हो गया पहला, एंड सेकेंड था फेल टू कमिट। मतलब A ने बोला कि वो देगा 10 करोड़, B ने बोला वो देगा 10 करोड़, C ने बोला वो देगा 10 करोड़, सबने 10 करोड़ देने का प्रॉमिस किया, एवरीबडी गॉट इक्वल शेयर ऑफ 33%। अब लेकिन सपोज अब आ गया पैसे देने का टाइम, तो मिस्टर A ने बोला कि मेरे पास तो नहीं है पैसा, तो B और C से आपने लेके इन्वेस्ट किया, तो क्या मिस्टर A को मिलेगा राइट, नहीं मिलेगा, बिकॉज उसने डिफॉल्ट किया। पहले ही सेड के देगा बट बाद में उसने डिफॉल्ट किया,
तो कहना इससे ये भी एक्सेप्शन हो गया। एक तो अगर उसने अपना इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड किया तो भी एक्सेप्शन। सेकंड, अगर उसने अपना प्रो रेटा कॉन्ट्रीब्यूशन में डिफॉल्ट किया तो भी एक्सेप्शन। फिर बोल रहे कि आपको ये राइट्स मेंटेन करने होंगे, शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट द रिटर्न्स और प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय इन्वेस्टर्स। अब देखना, एआईएफ उसके मैनेजर है, बेसिकली एआईएफ को रन कौन करता है, उसके मैनेजर। अब अगर सपोज आपने इन्वेस्टर हो, आपका एक अच्छा बॉन्डिंग है मैनेजर के साथ, मैनेजर ने आपको अच्छा रिटर्न कमा के दिया और आपने सोचा चलो इस रिटर्न में से थोड़ा मैं शेयर करता हूँ अपने मैनेजर के साथ, इस रिटर्न में से थोड़ा मैं शेयर करता हूँ अपने स्पॉन्सर के साथ। तो अगर वो अपना रिटर्न शेयर करेगा कि नहीं, से उसका जो रिटर्न है वो कम हो रहा है, तो ये भी एक टाइप का एक्सेप्शन हो गया कि ये रूल अप्लाई नहीं करता है अगर आप एज अ इन्वेस्टर होके अपना रिटर्न या प्रॉफिट किसको शेयर करोगे, मैनेजर को या स्पॉन्सर को। पॉइंट नंबर फोर्थ, सेबी डिसाइडेड दैट, एसएफए का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड सेटिंग फोरम। स्टैंडर्ड सेटिंग फोरम को लाएंगे जो क्या फॉर्मुलेट करेगा, दे विल फॉर्मुलेट इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल राइट्स। अब एसएफए ने कुछ डिफरेंशियल राइट दिया है। अब डिफरेंशियल राइट कुड बी इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, कि ये पर्सन के पास राइट है डायरेक्टर को इलेक्ट करने का। डिफरेंशियल राइट कुड बी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ये पर्सन को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। डिफरेंशियल राइट कुड बी इन टर्म्स ऑफ वोटिंग, ये 2 बार वोट करेगा। डिफरेंशियल राइट इन टर्म्स ऑफ राइट इशू, कि जब राइट इशू आएगा तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो आपके कुछ डिफरेंशियल राइट जो कौन बोला है, स्टैंडर्ड सेटिंग फोरम ने बोला है। अब अगर ऐसा कोई राइट जो स्टैंडर्ड में नहीं आता है, विच डू नॉट फॉल, अगर उस स्टैंडर्ड में ऐसा कहीं भी नहीं दिया है कि आप 10 रुपए के बजाय एक को आप दोगे 10 रुपीज़ डिविडेंड, बाकी लोग को दोगे 100 रुपीज़ डिविडेंड, तो ये राइट वहां पर दिया ही नहीं है। और अगर ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट हो गया तो मैनेजर रिपोर्ट करता है किसको, सेबी को रिपोर्ट करता है और डिसकंटिन्यू करता है वो राइट। मतलब अगर ऐसा कोई राइट जो उस स्टैंडर्ड में नहीं दिया है फिर भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो मैनेजर का ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट करेगा सेबी को और इमीडिएटली वो राइट वो डिसकंटिन्यू कर देगा। लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रीडेटेड इन्वेस्टर, इसका डेफिनेशन क्या था, जल्दी बोलना, हमने क्लास में देखा था। एक तो जहाँ पे सारे इन्वेस्टर होते हैं अक्रीडेटेड और कितना इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम 70 करोड़, तो दे आर कॉल्ड एज लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स। अब उनको एग्जेम्पशन किया था इस राइट से, बेसिकली उनको बहुत एग्जेम्पशन मिलते, तो यहाँ पर से भी उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। एंड लास्ट, ये पूरा का प्रोविजन कंप्लाई कौन करेगा, ट्रस्टी और स्पॉन्सर। कहाँ पर, कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट, ये टॉपिक था कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट वी हैव इन द रेगुलर बैच। तो ट्रस्टी और स्पॉन्सर या इंश्योर होता है कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट के अंदर इस कंप्लायंस होना चाहिए। एक बार क्विकली इसको रिवाइज करते। पहला जनरल रूल क्या था कि आप दोगे प्रो रेटा एंड पेरी पैसू राइट। दूसरा, दो एक्सेप्शन था, एक्सक्यूज इन्वेस्टर्स एंड जिसने अपना शेयर कमिट नहीं किया है। तीसरा, आपकी जो राइट है वो एप्लीकेबल नहीं है अगर आपने क्या किया, मैनेजर को प्रॉफिट शेयर किया, आपने स्पॉन्सर को रिटर्न शेयर किया। फोर्थ, एसएफए ने आपको दिया है स्टैंडर्ड्स, आपको वो स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंशियल राइट दिए। फिफ्थ, अगर आपने कोई ऐसा राइट यूज़ किया जो स्टैंडर्ड में नहीं था तो मैनेजर उसको रिपोर्ट करेगा सेबी को और वो डिसकंटिन्यू करेगा। सिक्स, किसको एग्जाम किया, लार्ज वैल्यू फंड को एग्जाम किया। सेवन, कौन कंप्लायंस करेगा, ट्रस्टी स्पॉन्सर है। कहाँ पे इसको लिखेंगे, कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट के अंदर कि वी आर कंप्लायंस विद दिस सर्कुलर। अब तक CDMDF का अमेंडमेंट आया था। व्हाट इज CDMDF, कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। इन अ रेगुलर लेक्चर वी हैव डन अ डिटेल टॉपिक कि CDMDF किसने इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसका मोटिव क्या था, हमने पूरा चीज़ देखा है। सो इट इज़ अ बैकस्टॉप फैसिलिटी, डेट मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया था। तो CDMDF कौन सी कैटेगरी में आता है, इन कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में आता है CDMDF।
तो अर्लियर दे हैव नॉट प्रिस्क्राइब, दे हैव प्रिस्क्राइब CDMDF चैप्टर 3C है, लेकिन चैप्टर 3C है बट वो कौन सी कैटेगरी में आएगा 1 to 3 में, तो अब दे हैव क्लियरली स्टेटेड कि CDMDF कौन सी कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 हैज बीन सब्सटीट्यूटेड, कैटेगरी 2 शल इन्वेस्ट इन द इन्वेस्टी कंपनी, कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, और कैटेगरी 1 में करेगी, कैटेगरी 2 में करेगी, एज में भी डिस्क्लोज, मतलब कैटेगरी 2 1 में भी कर सकती है, 2 में भी कर सकती है। कैटेगरी 2 शैल इन्वेस्ट प्राइमरली, मेजरली कहाँ पे करती है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी में करती है, और लिस्टेड डेट सिक्योरिटी में भी कर सकती है, जो क्या है, जिसका रेटिंग क्या है ए, और बिलो बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो पहले सिर्फ ये था अनलिस्टेड में करोगे, बट आप लिस्टेड में भी कर सकते हो, लेकिन जिसका रेटिंग चाहिए ए या उससे कम, किसने दिया है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने दिया है। देखना यहाँ पे प्रोरेटा राइट्स, इक्वल राइट्स दो इन्वेस्टर्स को। सेकंड, इंस्टेड ऑफ 3 एग्जेम्पशन आई कैन राइट 4 एग्जेम्पशन। 4 एग्जेम्पशन थे, देखना बराबर से। एक था एक्सक्यूज्ड या एक्सक्लूडेड इन्वेस्टमेंट, ये हो गया पहला एक्सेप्शन। एक था नॉट कमिटेड या फेल टू कमिट देयर शेयर, मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इतना पैसा देंगे बट उन्होंने पैसा नहीं दिया, फेल टू कमिट देयर शेयर। थर्ड, इफ रिटर्न्स प्रॉफिट शेयर्ड बाय इन्वेस्टर विथ स्पॉन्सर मैनेजर, अगर इन्वेस्टर ने अपना प्रॉफिट या रिटर्न शेयर किया किसको, स्पॉन्सर को, मैनेजर को, तो ये इट एप्लीकेबल नहीं है। एंड फोर्थ, लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रीडेटेड इन्वेस्टर। तो बेसिकली ये थे 4 एक्सेप्शन। फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट था, एसएफए ने क्या दिया था आपको, डिटेल्ड दिया था। क्या दिया था डिटेल्ड, डिफरेंशियल राइट्स, अब इफ एनी राइट्स डजंट फॉल, अगर कोई राइट उसमें नहीं आता है तो देखना मैनेजर वो राइट को रिपोर्ट करता है, किसको रिपोर्ट करता है, सेबी को, प्लस डिसकंटिन्यू करता है राइट्स। फिर था हु विल इंश्योर कंप्लायंस, कंप्लायंस कौन करेगा इसका, सबसे पहला आप लोग देखोगे यहाँ पर, सो कंप्लायंस के ट्रस्टी और स्पॉन्सर। सो बेटा ट्रस्टी और स्पॉन्सर कंप्लायंस करेंगे, वेयर शुड वी राइट के कंप्लायंस हुआ है, इन कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट के कंप्लायंस हुआ है। बाकी 2 अमेंडमेंट्स थे जो मेजर नहीं थे। एक था आपका CDMDF, अब वो क्या बन गया है, कैटेगरी 1, जो पहले प्रिस्क्राइब नहीं था, कैटेगरी 1 बोल दिया उसको। और दूसरा क्या था कि जो कैटेगरी 2 है वो अनलिस्टेड में तो कर सकती थी, अब लिस्टेड के अंदर भी कर सकती है, लेकिन जिसकी रेटिंग क्या चाहिए, ए और बिलो, बाय होम, बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ये बेसिकली अमेंडमेंट आया था AIF के अंदर। तो ये हो गया अमेंडमेंट 1, अमेंडमेंट 2 और अमेंडमेंट 3 AIF का। अब लास्ट अमेंडमेंट, एक डेट फंडिंग के अंदर आखिरी अमेंडमेंट आया है,
बेसिकली ESG डेट सिक्योरिटी हमने कहाँ पर किया बता दो। ESG डेट सिक्योरिटी हमने कहाँ पे किया था? चैप्टर नंबर 13 IFSC के किया था हमने। वैसे बाय द वे IFSC का जो रेगुलेशन था वो 21 का था जो अर्लियर था, अब उसको रिप्लेस करके आ गया है रेगुलेशन 2024। अब ये जो IFSC का रेगुलेशन आया है ना 24, इसका मैंने मंजिल 1.0 के अंदर डे 3 या डे 4 में मैंने इसको ऑलरेडी कवर किया है। तो ये एक बार रेगुलेशन आप लोग वहाँ से रेफर करना, बिकॉज ये अब अमेंड हो चुका है। नाउ वी हैव टू रेफर दिस रेगुलेशन ओनली। तो ESG डेट सिक्योरिटी अगर आपको इशू करना है तो कंप्लाई करो विद द कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाई बाय सेबी। और जो रेगुलेशन नंबर 26 था ग्रीन डेट सिक्योरिटी, उसको ओमिट कर दिया। तो अब ग्रीन डेट सिक्योरिटी इशू नहीं सकती। कौन सी सिक्योरिटी इशू होगी? ओनली ESG डेट सिक्योरिटीज। विद दिस अपने सारे अमेंडमेंट कवर होते। एक बार क्विकली सारे अमेंडमेंट रेफर करते। फर्स्ट, सेबी ने क्या किया था? जो T+1 था उसको कर दिया है T+0। किसके कंपनीज के लिए? टॉप 500 कंपनीज के लिए एज पर मार्केट कैप। लेकिन क्या ये रूल सबको एक साथ एप्लीकेबल है? नहीं। सबसे पहला जो बॉटम 100 कंपनी है 401 से 500 उसके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट मंथ उसके टॉप कंपनी, नेक्स्ट मंथ उसके ऊपर, नेक्स्ट मंथ उसके ऊपर एंड नेक्स्ट मंथ उसके ऊपर। तो एवरी मंथ 100 कंपनीज को ऐड करेंगे फ्रॉम द बॉटम। फिर था क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स, जो एज अ मिनिमम क्लाइंट उनके पास है, दे आर क्वालिफाइड। तो उनको बोला गया है कि आपके पास तो होना चाहिए प्रोसेस T+0 का। अगर नहीं है, अगर आप अभी न्यू बने हो QIB, तो न्यू QSB बने हो तो विद इन 3 मंथ्स कंप्लाई करो। फिर था एग्जिस्टिंग न्यू, राइट इशू में 50 करो था एग्जिस्टिंग, उसको रिमूव कर दिया है। अब आपका इशू साइज कुछ भी हो, राइट इशू एप्लीकेबल है। सेकंड, एंटिटीज नॉट एलिजिबल के अंदर पहले दो एक्सेप्शन थे, फुल्ली पेड अप और आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस। अब 3 हो गए एक्सेप्शन। ईसॉप फुल्ली पेड अप पहले भी था, न्यू आ गया सारस। थर्ड, कंप्लायंस ऑफिसर को पहले अपॉइंट कर देते, लेकिन कंप्लायंस ऑफिसर कौन होगा? हो विल बी पर्सन क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। फोर्थ, DOD फाइल करोगे पब्लिक कमेंट्स के लिए, वेबसाइट पे अपलोड करोगे 21 डेज के लिए। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। ये था अर्लियर। न्यू में क्या आ गया? 21 दिन तो अभी भी है, बट काउंट कब से हो गए? पब्लिक अनाउंसमेंट से। फिफ्थ, अगर आपने प्राइस बैंड डिस्क्लोज नहीं किया तो कब करोगे? IPO में 2 वर्किंग डेज पहले, FPO में 1 वर्किंग डेज पहले। ये था अर्लियर। अब न्यू में क्या आ गया? ओनली स्ट्रेट टाइम, दैट इज 2 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग। फिर था प्रमोटर ग्रुप वाला ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करो विद इन 24 आवर्स। ये था अर्लियर। इसके साथ साथ एडिशन में क्या आ गया? अगर आपने IPO आने से पहले किसी पर्सन को शेयर्स अलॉट कर दिया, वो भी रिपोर्ट करो विद इन 24 आवर्स। राइट इशू में 50 करोड़ रेलेवेंट नहीं है, सस्पेंड किया ट्रेडिंग, तो आप इशू नहीं कर पाओगे। जहाँ जहाँ पे DOD आता है वहाँ पे आएगा लेटर ऑफ ऑफर। अगर आपके पर्सन विलफुल डिफॉल्टर है तो आप रिनंसिएट कर सकते हो विद इन द प्रमोटर ग्रुप एज वेल एज स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स। फिर इशू प्राइस फिक्स करो इन कंसल्टेशन विद स्टॉक एक्सचेंज। 74(3) ओमिट किया था रिजर्वेशन का। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या रहेगा? लेटर ऑफ ऑफर। अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन ओमिट कर दिया है। मॉनिटरिंग एजेंसी मैंडेटरी कर दिया था। राइट इशू ओपन कब होगा? कब, कितने टाइम के लिए ओपन रहेगा? सेबी विल स्पेसिफाई। फास्ट ट्रैक को ओमिट कर दिया है। इंटरमीडियरीज आई, इंटरमीडियरीज ए, एग्रीमेंट बी, बैंकर आर, रजिस्ट्रार। इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या था कि मैंडेटरी मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करने की नीड अब नहीं है। क्या डिस्क्लोजर रहेंगे? ट्रू एंड एडुकेट, इसको यहाँ से रेफर करना। मटेरियल रहेगा, शेड्यूल 6 पार्ट भी रहेगा, विलफुल डिफॉल्टर है, ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट 6 मंथ से पुराने नहीं होंगे, और राइट्स इंटाइटलमेंट का प्रोसेस रहेगा। किसको दोगे? स्टॉक एक्सचेंज को। अलॉन्ग विथ, अगर आपके प्रमोटर है इंडिविजुअल, पैन, बैन, पासपोर्ट। इफ इट इज बॉडी कॉर्पोरेट, पैन, बैन, CRN, एड्रेस ऑफ ROC। अगर आप कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो क्या दोगे? ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट दोगे, डिबेंचर ट्रस्टी से लेके। फिर आप साइमल्टेनियसली किसको फाइल करोगे? सेबी को। और पब्लिक को भी दे सकते हो बाय चार्जिंग रीजनेबल फीस। फिर आपका जो फाइनल लेटर ऑफर है पब्लिक को कब दोगे? विद इन
कम से कम एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग। ये हो गया पूरा। फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट था स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स, जो क्या बोलते हैं कि जो पर्सन जिसको राइट इशू में अप्लाई करना है, जिसको चाहत है राइट इशू में अप्लाई करने की, प्लस जिसका नाम कहाँ पर दिया है 84 1F1 के अंदर 1F2 के अंदर। 1F1 क्या था, रिनंसिएशन केस। 1F2 क्या था, अंडर सब्सक्रिप्शन कंपनी इशू कर रही है। तो वो पर्सन देगा एप्लीकेशन इशू ओपनिंग के पहले दिन। कब देगा, 11 बजे से पहले। फिर इशूअर को दिया, इशूअर सेम डे 11:30 को देगा डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज को, और विड्रॉवल अलाउड नहीं है। फिर दो थे माइनर अमेंडमेंट, राइट इशू आईडीआर और आईपीओ आईडीआर में क्या था, हु कैन बी कंप्लायंस ऑफिसर, पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी। फिर ये हमने अभी जस्ट देखा, प्रो रेटर राइट्स दोगे आप सारे इन्वेस्टर को, लेकिन 4 एक्सेप्शन थे। एक्सक्यूज इन्वेस्टमेंट, एक्सक्लूडेड इन्वेस्टमेंट, जिसने अपना शेयर कमिट किया था और दिया नहीं अपने को, प्रॉफिट अपने शेयर करा, मैनेजर के साथ स्पॉन्सर किया तो चलेगा, एंड लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स। फिर था एसएफए ने आपको डिस्क्लोजर दिया था डिफरेंशियल राइट का, वो कंप्लाई करो। अगर कोई राइट उसमें नहीं आता है, तो अगर आपने फिर भी दिया तो मैनेजर रिपोर्ट करेगा सेबी को और इमीडिएटली उसको डिसकंटिन्यू करेगा। कंप्लायंस कौन इंश्योर करता है, ट्रस्टी, स्पॉन्सर। और कहाँ पे लिखते हैं, कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट में लिखते हैं। फिर 2 अमेंडमेंट और थे, CDMDF जो पहले भी था चैप्टर 3C में था, अब वो क्या बन गया, कैटेगरी 1 बन गया है। और कैटेगरी 2 अनलिस्टेड में पहले भी कर सकता था, लेकिन अनलिस्टेड के साथ साथ अब वो लिस्टेड में भी कर सकता है, जिसकी रेटिंग क्या है, ए, और बिलो ए बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। फिर इंटरमीडिएट में पहला अमेंडमेंट था डिपॉजिट। पहले था आपको नेटवर्थ मेंटेन करना पड़ेगा, अब क्या मेंटेन करोगे, डिपॉजिट शेड्यूल बैंक में मेंटेन करोगे एज अ लीन इन फेवर ऑफ कंपनी, जो सेबी बताएगा। और कहाँ पे यूज़ करोगे, अगर आपका आर्बिट्रेशन हो गया, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में अगर कुछ खर्चा आया तो वहाँ यूज़ करेंगे। कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करो, या तो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, जो क्या होना चाहिए, मेंबर ऑफ ICAI, ICSI, ICMAI एंड NISM का सर्टिफिकेशन। क्यों करते हैं, कंप्लायंस को मॉनिटर करने के लिए। अगर आपने इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को अपॉइंट करा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी, प्रिंसिपल ऑफिसर की। फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से मेजर अमेंडमेंट नहीं थे। सेबी आपको बताएगा वैकेंसी कब फिल करनी होती है आईडी की, एंड यहाँ पर भी था न्यू शेड्यूल इंसर्ट हो चुका है, वो क्या हुआ है डिटेल में नहीं दिया है। एंड लास्ट डेट फंडिंग से आप ग्रीन डेट सिक्योरिटी इशू नहीं कर पाओगे, उसको ओमिट कर दिए, तो आप क्या इशू कर पाओगे, ओनली ESG डेट सिक्योरिटी, जिसका डिटेल टॉपिक चैप्टर नंबर 13 में ऑलरेडी दिया है। एंड चैप्टर 13 का रेगुलेशन क्या हो गया है 24, जिसका ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पर बना हुआ है। So with this we have covered all amendments quickly. First T+0 से T+1 से T+0 कर दिया था, राइट इशू का देख लिया, स्पेसिफिक इन्वेस्टर देख लिया, IDR का देख लिया, प्रो रेटा राइट्स का देख लिया, CDMDF देख लिया, AIF का अमेंडमेंट देख लिया, डिपॉजिट कंप्लायंस ऑफिसर का अमेंडमेंट देखा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का 1 अमेंडमेंट देखा, एंड लास्ट इज ESG डेट सिक्योरिटी का NCS रेगुलेशन का अमेंडमेंट। तो विद दिस अपने सारे के सारे अमेंडमेंट्स कवर होते, ऑल अमेंडमेंट्स कवर। ये फाइल मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, इफ अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी फॉर श्योर। आपको अगर कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट कर सकते हो इन द चैट बॉक्स। इसका फाइल आपको डेफिनेटली मिलेगा, सो आप इसका प्रिंट निकाल लो, बिकॉज इसमें सारे अमेंडमेंट कवर है, आपको सप्लीमेंट की नीड ही नहीं है। विथ दिस टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन December 25।